हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर जीके वाले पोर्शन में हम पढ़ रहे थे। यह इंडियन पॉलिटी हमने स्टार्ट की थी और हम इसमें ये जो हमारा टॉपिक है, पहला ही टॉपिक इंडियन पॉलिटी का भारत का संवैधानिक विकास। और संवैधानिक विकास जैसे कि हमने पहले ही एक जो पहला वीडियो अपलोड हुआ था उसमें हमने देख लिया था उसकी भूमिका कि किस प्रकार से जब ब्रिटेन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय ही भारत का संवैधानिक विकास शुरू हो गया था। मतलब कहीं ना कहीं वहीं से एक ढांचा बनना शुरू हुआ था और किस प्रकार से पहले जो ब्रिटिश सरकार थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से इनडायरेक्टली भारत पर कुछ नियम कानून वगैरह लागू करती थी। और उसके बाद वो जितने भी चार्टर एक्ट आए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया था, धीरे धीरे उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। और वो लूट का काल 1765 से 1772 तक, और उसके बाद जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो इस प्रकार के बहुत सारे एक्ट हमने पढ़े थे। और उसके बाद देखिए दोस्तों, हुई आपकी 1857 की क्रांति, और लास्ट जो चार्टर भी पढ़ लिया था हमने, और उसके बाद 1857 की क्रांति हुई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति से पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी नियम लागू करती थी भारत के लिए, और सीधे ही वो अत्याचार करते थे बहुत ज़्यादा। और फिर उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने इन पर कुछ मतलब कि शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, नियंत्रण धीरे धीरे अपने हाथ में ले लिया शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही ये 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश सरकार ने कह दिया, वहाँ की पार्लियामेंट ने, कि भाई ये कंपनी अब ठीक से शासन करने के लायक ही नहीं है, इसको अब कोई अधिकार दो ही मत। अब जो भी भारत में जो नियम बनेंगे जो शासन संबंधी, वो कौन बनाएगी? सीधी ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाएगी। मतलब कि क्या हुआ कि भारत का शासन अब डायरेक्टली किसके हाथ में आ गया? वो आ गया था आपके ब्रिटिश के हाथ में। ब्रिटिश वो जो पार्लियामेंट है वो जो एक्ट बनाएगी वो ही अब हमारे भारत देश में लागू होने वाले थे उस समय तत्कालीन। तो देखिए दोस्तों, अब 1857 की क्रांति के बाद किस किस प्रकार से नियम बनाए गए, क्या क्या एक्ट वहाँ से पारित हुए थे भारत में, और उनका क्या कुछ असर रहा था, उनके बारे में आज हम बड़ी शानदार चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ये 1858 क्या है? ब्रिटेन के पीएम लॉर्ड डर्बी के समय 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर से विधेयक पारित हो जाता है। यह भारत शासन अधिनियम 1858 कहलाया। ठीक है दोस्तों। पीएम वहाँ का कौन था उस समय? तो वो थे आपके लॉर्ड डर्बी। और एक सेकंड रुकना, थोड़ा थिकनेस बराबर कर लेता हूँ। हाँ, ब्रिटेन के पीएम थे वहाँ पे लॉर्ड डर्बी, और ये महारानी, आपको पता ही है, महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर से इस प्रकार का क्या हुआ था, आपके एक्ट पारित हो गया था। अब देखिए क्या कुछ प्रभाव रहा इसका, वो देख लेते हैं। इसके साथ ही भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया तथा ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये भारत पर जो भी अत्याचार करती थी और इस पर कोई रोक टोक नहीं थी। और फिर क्या हुआ था कि वो जो पहले वीडियो में जितने भी हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े थे उनके तहत ब्रिटिश सरकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर शिकंजा कसना शुरू किया था। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो उन्होंने बोला, भाई अब आप छोड़ो, आपके बस की बात नहीं है, और हम अब डायरेक्ट इनके लिए एक्ट बनाएंगे। कोई भी नियम बनाएंगी तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्टली बनाएगी। अब देखिए, लॉर्ड कैनिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है ये, ध्यान रखना, ने इस राजकीय घोषणा को इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को उद्घोषित किया। क्या उद्घोषित किया? इस एक्ट को, भारत सरकार अधिनियम जो था 1858 का, उसको उद्घोषित किया था लॉर्ड कैनिंग ने। इलाहाबाद में इसकी ऑफिशियली घोषणा की थी। अच्छा, क्या क्या प्रभाव रहे वो प्रभाव पढ़ते हैं, वही है सबसे महत्वपूर्ण। तो मैं थोड़ा सा कलर ले लेता हूँ, एक अच्छा कलर। देखिए अब आगे, निर्देशक मंडल हमने देखा था उस समय, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसमें वो 26 सदस्य होते थे और उनमें सदस्य संख्या कम ज़्यादा की जाती थी। गवर्नर जनरल होता था, उप गवर्नर होता था, और उसके बाद अन्य 24 सदस्य। तो इसके बारे में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। तथा नियंत्रक मंडल जिनमें वो 6 सदस्य होते थे और उनमें भी कम ज़्यादा बाद में कर दिए गए थे, को समाप्त कर दिया गया। किसके तहत? इस भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। और इनके समस्त अधिकार भारत सचिव, ये महत्वपूर्ण नाम है, भारत सचिव को दे दिए गए, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था।
ये सभी जो इनकी शक्तियाँ थी, जो कि कार्य कौन करते थे, ये निर्देशक मंडल और ये जो नियंत्रक मंडल करते थे, ये सारे अब इस एक्ट के बाद भारत सचिव को दे दिए गए थे, जो कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का, वहाँ की पार्लियामेंट का क्या था, एक सदस्य होता था। अब आगे देखिए, भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय सभा, ये ध्यान रखने वाली बात है, भारत परिषद की स्थापना की गई थी। भारत परिषद की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत की गई थी। कितने सदस्य होते थे, तो वो आपके 15 सदस्य होते थे। आगे देखिए, इन सब के वेतन खर्च भारतीय राजस्व को देने पड़ते थे। इन सभी के जो वेतन वगैरह है, अन्य खर्च हैं, भत्ते हैं, वो भारत की संचित निधि पर वो भारित थे भाई, ध्यान रखना है। अब देखिए आगे है, एक मिनट, हाँ, भारत में गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। तो गवर्नर जनरल कब था, ये 1857 के पहले था, और अब हम बात कर रहे हैं 1858 की। तो 1858 में अब ये जो गवर्नर जनरल था, इसको क्या कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। वह ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करने लगा। ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वो कार्य करने लगा। कौन, पहले वाला गवर्नर जनरल, जो कि अब वायसराय कहलाएगा। अब देखिए, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बनता है। तो मैंने आपको बताया था, ये नाम याद रखना, लॉर्ड कैनिंग, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रथम वायसराय है लॉर्ड कैनिंग। तो ये नाम खोपड़ी में फिट कर लेना, एग्ज़ाम में कहीं भी सीधा मुंह लेके आ सकता है, ये बहुत बार आया हुआ है। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, क्या कुछ खास रहा है इसके बारे में देखते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया, और इसीलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अभी तक तो क्या थे, भारतीय तो बस ऐसे ही थे कि ये तो एक मजदूर टाइप के हैं, कुछ नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी इनका यूज़ ले लिया पहले, और अब डायरेक्टली ब्रिटिश सत्ता ने भी कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं था भारतीयों के लिए। लेकिन इसके बाद 1861 के बाद हालांकि एकदम से ज़्यादा कुछ परिवर्तन हुआ नहीं। अगर इनको सदस्य के तौर पर लेते तो भी अंतिम निर्णय वगैरह ऐसी कोई भी नहीं, नाम मात्र की सलाह ले ली जाती थी और ज़्यादा कुछ नहीं होता था। लेकिन फिर भी इस अधिनियम के माध्यम से सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया। आगे देखिए, गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांत के निर्माण का तथा नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था। किसको, गवर्नर जनरल को। और इसका नाम अब क्या कर दिया गया, वायसराय। ठीक है, नाम परिवर्तित कर दिया गया था। पहला कौन था, ये लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है आपको। तो अब ये जो विधायी कार्य हैं, तो ये सारे किसको दे दिए गए थे, जैसे नए प्रांत का निर्माण करना है, गवर्नर जनरल, और गवर्नर तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का भी अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया था 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। आगे देखिए क्या है इसमें कुछ खास। आगे है, केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वें सदस्य को विधिवेता होना आवश्यक कर दिया। क्या हुआ था, केंद्रीय जो कार्यकारिणी थी उनमें पहले 4 सदस्य थे, उनकी संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई थी, और 5वें सदस्य को विधिवेता मतलब कि कानून का जानकार होना आवश्यक कर दिया गया था। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि करने का अधिकार दिया। अब देखिए, मेनली इसमें गवर्नर जनरल के अधिकार बढ़ाए गए थे। एक तो वो गवर्नर जनरल था, वो गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता था, और एक वो अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि करने का भी उसे अधिकार दे दिया गया था। ये सभी मनोनीत थे, जितने भी सदस्य बढ़ाए हुए थे। गवर्नर जनरल जी को इनकी राय को ठुकराने का पूर्ण अधिकार था। मतलब कि वो जो सदस्य थे उसकी परिषद के, वो कोई भी सलाह दे किसी मुद्दे पर, तो ज़रूरी नहीं है वो गवर्नर जनरल उसको माने ही माने। वो अपनी स्वयं विवेक की शक्ति का एक तरह से प्रयोग करके उसको ठुकरा भी सकता था, पसंद आएगा तो मानेगा। इस प्रकार का अधिकार था आपके गवर्नर जनरल के पास। आगे देखिए, लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत का प्रथम वायसराय था। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपकी खोपड़ी में फिट हो जाए। लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की थी। कितना प्यारा स्टेटमेंट है और कितना अच्छा आने लायक है, सीधा ही। ठीक है, आगे देखिए,
जीजी को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। मैं एक बार वापस बता रहा हूँ कि यहाँ पे गवर्नर जनरल के जो अधिकार हैं, जो शक्तियाँ हैं, वो बढ़ाई गई थी इसमें। मद्रास मुंबई की सरकारों को पुनः कानून बनाने व उसमें संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, और बीच में आपको पता ही है कि इनसे अधिकार छीन लिया गया था। ये सारे अधिकार सिर्फ गवर्नर जनरल के पास थे और इनको कोई कानून वगैरह बनाने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब देखिए, जो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसके तहत ये इस प्रकार के कुछ परिवर्तन किए गए थे। इस अधिनियम से केंद्रीयकरण के साथ इस अधिनियम से केंद्रीयकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी। केंद्रीकरण मतलब कि शक्तियों का एक बिंदु पर संचय, और विकेंद्रीकरण मतलब कि उनका फैलाव। मतलब कि इसमें विकेंद्रीकरण मतलब कि शक्तियों को बांटा गया। वो पहला स्टेटमेंट था ना कि इसमें भारतीयों को भागीदार बनाया गया, तो उसी से ये स्टेटमेंट निकल के आया है। केंद्रीकरण मतलब कि वो सारी जो शक्ति है वो एक कहीं केंद्र बिंदु पर हो जाना, मतलब कि सम्राट के पास या कहीं पर भी इनडायरेक्टली वो एक ही संचालित करेगा। शक्तियों का या प्रशासन का विकेंद्रीकरण का मतलब कि सभी कर्मचारियों के पास उनका शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर आप वीडियो को लाइक करना चाहिए, आपको चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। आगे पढ़ते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 क्या है? केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के अतिरिक्त नामजद सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के जो अतिरिक्त सदस्य थे वो कम से कम तो 10 होने चाहिए और अधिक से अधिक 16 होने चाहिए। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन नॉर्मली एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, लेकिन आपको इनका ब्लूप्रिंट ध्यान में होना ही होना चाहिए। ये नहीं है कि कहीं स्टेटमेंट जो ट्रू और फॉल्ट वाले क्वेश्चन आए, सत्य असत्य वाले, और वहाँ पे आपका ब्लैंक हो जाए। नहीं, वहाँ पे हल्का फुल्का आपको नॉर्मली ध्यान में होना ही चाहिए कि क्या कुछ केंद्रीय व्यवस्थापिका थी, उसके अतिरिक्त सदस्यों में थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ा हुआ होना चाहिए। ज़्यादा रट्टा मारने वाली ये चीज़ें नहीं है। जहाँ पर आएगी मैं बता दूंगा। प्रांतीय विधान परिषदों में भी संख्या बढ़ाई गई थी इस एक्ट के तहत। ये जो भारत परिषद अधिनियम 1892 था, इसके अंतर्गत। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। तो किस अधिनियम के तहत भारत में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया था? तो वो था भारत परिषद अधिनियम 1892। तो ये आ गई रट्टा मारने वाली बात, याद रखने वाली बात और घोट के पी जाने वाली बात। निर्वाचन पद्धति की शुरुआत इस एक्ट के तहत की गई थी। आगे चलिए। गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया था। जितने भी गैर सरकारी सदस्य थे उनकी नियुक्ति भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत ही की जाएगी इसके बाद। और भारतीय सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने तथा बहस करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक है दोस्तों, बजट जो था भारतीय सदस्यों को उन पर प्रश्न पूछ सकते थे और बहस कर सकते थे, मतदान का अधिकार नहीं था। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये एक ढोंग मात्र वो ढोंग करने वाली चीज़ है कि भागीदारी बढ़ाई गई है भारतीयों को खुश करने के लिए। लेकिन जो कहीं ना कहीं जो अंतिम निर्णय में जो दखलंदाजी है उनसे भारतीयों को हमेशा ही तटस्थ रखा गया था। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। भारत परिषद अधिनियम 1909 तो 1909 का ये जो था भारत परिषद अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार। अब देखिए मार्ले मिंटो कौन थे, क्या कुछ हुआ था, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और ये महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पढ़ते हैं इसके बारे में। इस अधिनियम को भारत सचिव मार्ले, कौन है? भारत सचिव, तथा वायसराय मिंटो, तो भारत सचिव और ये अपना वायसराय के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया था। तो निश्चित रूप से भारत सचिव और वायसराय का इसमें रोल रहा होगा। क्या कुछ था, अब देखते हैं इसके बारे में। सर रुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया। सर रुंडेल समिति, एक तो ये समिति ध्यान रखनी है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में
ये समिति थी सर रुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर। फरवरी 1909 को इसे पारित किया गया। तो ये पारित करने की डेट भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है, इस डेट को। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। आपको पता है इससे पहले भी एक बार इन अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में छेड़छाड़ हुई थी और घटाया बढ़ाया गया था, लेकिन अब पुनः इनकी संख्या 16 से 60 कर दी गई थी, ठीक है। आगे देखिए, प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की गई थी इस एक्ट के तहत, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। अच्छा, यहाँ पर क्या किया गया था? मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो वे राज करो की नीति अपनाई गई थी, जैसा कि अंग्रेज हमेशा से करते आ रहे थे। इन दुर्त लोगों की एक ये विशेषता या कमजोरी को कुछ भी, ये दो लोगों को लड़वाते थे और खुद अपना प्रॉफिट देखते थे। तो मुसलमानों के लिए क्या कर दिया गया था? पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ पे देखिए, इसकी व्यवस्था कर दी गई थी ताकि ये खुद को अपने से अलग समझे और हीन भावना का शिकार हो, कुछ लड़ाई झगड़े हो। लॉर्ड मिंटो ने मार्ले को लिखा था कि हम नागदंत बो रहे हैं जिसका फल भीषण होगा, ठीक है। यहाँ पे मार्ले और मिंटो कौन थे आपको पता ही है। मार्ले थे आपके भारत सचिव और मिंटो थे ये आपके वायसराय। तो मिंटो मतलब ये वायसराय ने लिखा था, लॉर्ड मिंटो ने उस समय जो वायसराय थे ये भारत सचिव को लिखा था कि हम नागदंत बो रहे हैं इस अधिनियम के तहत, जिसका हमें बाद में भीषण फल भुगतना पड़ेगा, ये बात कही गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। 1919 का ये जो अधिनियम है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की शक्ति में वृद्धि करते हुए सदस्यों को बजट की विवेचना करना, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने तथा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया था। किसके तहत? इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत, ठीक है साथियों। तो ये कुछ कह रहा है कि वहाँ की जो विधान परिषदें हैं उनके सदस्यों को जो बजट संबंधी जो मामले हैं उन पर वो सकारात्मक चर्चा कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, इस प्रकार के अधिकार उन्हें दिए गए थे। आगे देखिए, सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था। ये आपका बन जाता है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट। क्यों बन जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक तो बात आ रही है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की, और इस कार्यकारिणी परिषद में क्योंकि वायसराय उस समय का महत्वपूर्ण पद था, लॉर्ड कैनिंग आपका प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग किस किस को अब एकदम खोपड़ी में फिट बैठ गया वो कमेंट करेंगे ज़रूर से ज़रूर, और मुझे आप बताना कमेंट करके कि मेरी टीचिंग स्टाइल आपको किस प्रकार लगती है और कितना कुछ आपको समझ में आता है, इसका फीडबैक आपको ज़रूर देना है। आगे चलिए, भारतीयों को शामिल कर लिया वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार 1909 के ये जो भारत सुधार एक तरह से अधिनियम है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसके तहत 2 सदस्य केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया था, और ये पहली टाइम हुआ था, वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। 2 भारतीयों को, वो भारतीय कौन थे? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन, इनको इंग्लैंड में स्थित भारत परिषद जो थी, जो कि उनका पहले गठन हुआ था, उसमें शामिल किया गया था। सत्य प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। और अभी हमने पढ़ा था कि इस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था। तो अब यहाँ से इसको कनेक्ट कीजिए। तो जो पहले सदस्य थे जिनको वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया था वो थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनको आप अपनी जेब में डाल लेना इस नाम को, और एग्ज़ाम में आए तब वापस दे के चले जाना, मतलब कि अपनी माइंड वाली जेब में डालना है, पर्ची बना के नहीं ले जाना, ठीक है। आगे चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1919, अब ये क्या हुआ था 1919 वाले में, तो भारत सरकार अधिनियम ये हमारे सिलेबस में क्या है, अलग से मेंशन है। एक तो ये 1919 वाला और एक 1935, ये अलग से मेंशन है साफ साफ, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, और ये इस प्रकार का नाम क्यों है? यहाँ पे मॉन्टेग्यू मतलब भारत सचिव और चेम्सफोर्ड मतलब वायसराय, तो इन्हीं के बारे में चर्चा है। और क्या कुछ प्रावधान किए गए थे प्रशासन के संबंध में और इनकी परिषद के बारे में, और भारतीय लोगों को ये जो राजनीतिक ढांचे में ये जो इनकी एंट्री करवा रहे हैं, इन संदर्भ में ये हम पढ़ेंगे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इजी क्वेश्चन आता है यही पूछ लेता है कौन सा अधिनियम था जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से कहलाया, तो वो 1919 का था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो यही है, इस अधिनियम में उत्तरदायी शासन की जो बात आ जाती है तो उसका उल्लेख किया गया था सर्वप्रथम। अब देखिए, भारत सचिव का खर्च अब ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान था। पहले एक अधिनियम आया था जहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो भारतीय सचिव होगा वो क्या करेगा, उसका खर्च भारतीय राजस्व पर था भारित, लेकिन अब ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। आगे देखिए, भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 12 निश्चित कर दी गई थी। भारत परिषद के जो सदस्य थे उनकी सदस्य संख्या न्यूनतम तो 8 होनी चाहिए, हाईएस्ट वो कितने हो सकते थे, 12 हो सकते थे। इस प्रकार का प्रावधान इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 वाले में प्रस्तावित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी। द्विसदनात्मक कैसे, कौन कौन से 2 सदन देखिए आगे। केंद्रीय विधान परिषद के स्थान पर राज्य परिषद यानी कि उच्च सदन तथा विधानसभा निम्न सदन, ये 2 सदन स्थापित किए गए थे इस अधिनियम के तहत। पहली बार वेरी फर्स्ट टाइम ये इस्टेब्लिश हुए थे इस प्रकार का सिस्टम। किस में हुए थे ये? 1919 वाले में। 1919 वाला जो अधिनियम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 में ये इस प्रकार का प्रस्ताव किया गया था, द्विसदनात्मक विधायिका प्रणाली का। तो क्या थी ये? राज्य परिषद, उच्च सदन, और क्या था? विधानसभा निम्न सदन। इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राज्य परिषद में आपके सदस्य थे 60, जिसमें 34 आपके निर्वाचित होंगे, शेष होंगे नामांकित। ठीक है, कार्यकाल 5 वर्षों का। क्लियर है? विधानसभा में 145 सदस्य होंगे। अब विधानसभा में 145 सदस्य हैं, आप इनमें समझने वाली मुझे चीज़ बताओ। कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, आंख बंद करके रट्टा मारो। एग्जाम में आया तो सीधा ठोक देना। अगर किसी को समझ में आया हुआ है कॉन्सेप्ट, ये याद नहीं है तो फिर क्या मतलब। तो कुछ चीज़ें होती है जो आप रटना कहो या उसे प्रैक्टिस करना कहो या आपकी मेहनत कहो, वो आपके ऊपर है। नज़रिया होता है सबका अलग, लेकिन हमें याद रखना है 100 बातों की एक बात। ये 104 104 निर्वाचित तथा शेष नामांकित होंगे इसमें 145 में से। कार्यकाल इनका रहेगा भाई 3 वर्ष। क्या है ये? इनका कार्यकाल है। इनका कितना है? 5 वर्ष है। राज्य परिषद वालों का 5 वर्ष, विधानसभा निम्न सदन का 3 वर्ष। आगे चलते हैं। बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ विधानसभा को, यानी कि ये कौन सा, निम्न सदन को ही था। बाकी शक्तियाँ दोनों की समान है। बाकी शक्तियाँ इन दोनों की क्या है? समान है। अगर गणित की भाषा में मैं एक यहाँ पे सिंबल यूज करूँ तो वो कुछ इस प्रकार का होगा, लगभग समान है। लेकिन बजट पर जो स्वीकृति प्रदान करने की जो अधिकार है वो किसको है? विधानसभा को। मतलब कि इधर प्लस में क्या कर देता हूँ? बजट कर देता हूँ। समझ गए? बजट पर स्वीकृति सिर्फ विधानसभा करेगी, बाकी सारी शक्तियाँ समान है। आगे चलते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन इसी के तहत लागू किया गया था, 1919 वाले अधिनियम के तहत ही। साथ ही केंद्रीय व प्रांतीय विषयों का बंटवारा भी किया गया था। प्रांतीय विषयों को पुनः 2 वर्गों में विभाजित किया गया था। अब वो सेम ये सेंटर और स्टेट वाली बात है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार वाली बात है। अलग अलग विषय बांट दिए गए थे, जैसे कि अभी राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इस प्रकार के कुछ था सिस्टम। तो अलग अलग विषय बांट दिए गए थे उस टाइम भी। और जो प्रांतीय विषय थे, उस प्रांतों के जो संदर्भ में जो विषय थे, उनके हिस्से में जो विषय आए, उनको पुनः 2 वर्गों में बांटा गया। थोड़ी सी चर्चा करते हैं उन पर। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित।
तो कौन कौन से वो क्षेत्र थे जिनको हस्तांतरित के अंतर्गत लिया गया था? शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को, और इसमें अन्य भी है, चिकित्सा और उद्योग। अब आगे देखिए, आरक्षित में कौन कौन से थे? राजस्व थे, न्याय, वित्त और पुलिस। ये जो प्रांतों को जो विषय दिए गए थे, जो प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में थे, उनको पुनः 2 भागों में बांटा गया। पहला हस्तांतरित, दूसरा आरक्षित। हस्तांतरित में ये निम्न वाले थे और ये आरक्षित में ये थे राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस। अब देखिए, जो हस्तांतरित विषय थे इनका प्रशासन गवर्नर जनरल भारतीय मंत्रियों की सहायता से करता था। गवर्नर जनरल पर इसका पूरा अधिकार था। किसकी सहायता से? भारतीय मंत्रियों की सहायता से। भारतीय मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इनका शासन चलता था। इधर आ जाते थे जो आरक्षित विषय थे, जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं, उन पर जो पहले तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस हमने पढ़ लिया। इनका शासन किस प्रकार से चलता था? इनका प्रशासन गवर्नर जनरल व उसकी कार्यकारिणी परिषद, जिसमें कि भारतीय सदस्य भी शामिल हुए थे। पहले सदस्य वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वो वगैरह। तो कार्यकारिणी द्वारा गवर्नर जनरल भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, न कि भारतीय विधानमंडल के प्रति। ये फैक्ट है कि गवर्नर जनरल जो था वो भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था किसी भी कार्य के लिए। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे चलिए, अब देखिए द्वैत शासन, इम्पोर्टेंट फैक्ट। द्वैत शासन का जन्मदाता लियोनिल कार्टिस था। कौन था आपके? लियोनिल या लायोनिल कार्टिस। इसको करो डब्बे में बंद, कहीं भाग नहीं जाए हमारे 2 नंबर लेकर। देखिए दोस्तों, आप सोचो एक बार, अगर आप वीडियो को गंभीरता से देख रहे हो, ये एक वर्ड आपको याद रह गया, लियोनिल कार्टिस, तो ये आपके 2 नंबर का। द्वैत शासन का जन्मदाता कौन होगा? तो गंदे गंदे से 3 नाम और होंगे अजीब से, और एक होगा आपका प्यारा सा लायोनिल कार्टिस। तो सीधा आपको इस पर क्लिक करना है। इस अधिनियम से गवर्नर की कार्यकारिणी 2 भागों में बंट गई। कौन सी कार्यकारिणी? जिसमें कुछ भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया था, जो कि गवर्नर की जो उनको हेल्प करती थी उसको किसी भी डिसीजन में, वो कार्यकारिणी क्या थी? गवर्नर व उसकी परिषद एक, तो दूसरी गवर्नर व भारतीय मंत्री। इस प्रकार से इसकी कार्यकारिणी को 2 भागों में विभक्त किया गया था। देखिए और क्या क्या हुआ था इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 वाले में। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, ये फैक्ट है याद रखने लायक। महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचक कर दिया गया था। एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था इस 1919 वाले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पहली बार, द्वैत शासन लागू हुआ था, जन्मदाता लायोनिल कार्टिस हो गया था, और जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, बंट गई। प्रत्यक्ष चुनाव आ गया, महिलाओं को मताधिकार का मत देने का अधिकार आपने दे दिया। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी आपने पृथक निर्वाचन कर दिया, और एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी इसके तहत कर दिया गया था दोस्तों। अब देखिए आगे, 1923 में गठित ली आयोग, ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट। ली आयोग की सिफारिश के आधार पर 1926 में सर रॉस बार्कर की अध्यक्षता में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, पहले प्रावधान किया गया था, एक लोक सेवा आयोग का यहाँ पे प्रावधान किया गया था कि भाई इस प्रकार के लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, ये इसके कार्य होंगे। और अब आगे चलकर 1923 में जब ली आयोग की सिफारिश के आधार पर 1926 में इसके 3 साल बाद, इस ली आयोग की सिफारिश के 3 साल बाद सर रॉस बार्कर की अध्यक्षता में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो इन 4 लाइनों से बनते हैं 4 क्वेश्चन। किसकी सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? ली आयोग की सिफारिश पर।
कब किया गया था? 1926 में किया गया था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन के टाइम उनके अध्यक्ष कौन थे? रॉस बारकर। हो गए आपके 4 क्वेश्चन, बात खत्म। आगे चलिए। भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखो तो रख लेना, लेकिन ये लाइनें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लाइनें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जब 1857 की क्रांति के बाद 1857 का जो शानदार रिवॉल्यूशन हुआ था, जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, इसके बाद जो ब्रिटिश सरकार ने भारत की सत्ता डायरेक्टली अपने हाथ में ली थी, और उसके बाद जो क्या कुछ घटनाक्रम हुए थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किस प्रकार से डायरेक्ट भारत के ऊपर जो अधिनियम लाए थे, उनके बारे में हमारा ये जो घटनाक्रम चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं आराम से, मज़े से। और देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं 1990 वाले के, ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, और ये लास्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया था। तो देखिए दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे 1935 वाला ये जो भारत शासन अधिनियम है, और इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन टपकने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, ये वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे, आप इनका आनंद ले रहे होंगे बहुत अच्छे से, और आपकी तैयारी भी धांसू तरीके से चल रही होगी। तो लगे रहिए दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम और ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प कर पाएँ, उन तक पहुँच बना पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्न चित्त होंगे, और सभी अपने जीवन का आनंद उठा रहे होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।